आज हम लोग CMA फाउंडेशन मॉक टेस्ट पेपर 7 का सॉल्यूशंस देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ GP इज 80 एंड फर्स्ट टर्म इज 5, व्हाट विल बी द फोर्थ टर्म ऑफ द GP? तो लेट्स किल दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे फिफ्थ टर्म इज गिवन। फिफ्थ टर्म दिया हुआ है हमें कितना? 80। फिफ्थ टर्म इज 80 एंड फर्स्ट टर्म फिफ्थ टर्म इज 80 एंड फर्स्ट टर्म इज 5। ठीक है, तो फिफ्थ टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? हम AR⁴ लिख सकते हैं और फर्स्ट टर्म तो A होता ही है। हम अगर इन दोनों को डिवाइड करें 80/5, तो मुझे यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो ये मुझे मिल जाता है R⁴ इज इक्वल टू 5 80/5। 80 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 16। दैट मीन्स अगर R⁴ इज इक्वल टू 16, दैट मीन्स R इज इक्वल टू 2। अब क्योंकि मुझे R मिल गया है तो मेरे लिए क्या कोई भी टर्म निकाल पाना मुश्किल है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो मैं यहां से फोर्थ टर्म आराम से निकाल लूंगी। मैं क्या करूंगी? AR⁵, है ना, फोर्थ टर्म यही होता है। तो हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, यानी A की वैल्यू मैं पुट कर सकती हूँ और R की वैल्यू हमने अभी अभी डिटरमाइन की है, वो भी हम निकाल लेंगे, वो भी हम लिख लेंगे। और 2⁵, तो 5 × 8 विच इज 40। तो ये हमको मिल गया 40। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। ये तो इसका ऑप्शन C होगा, ठीक है ना। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन C 40 है। सेकेंड क्वेश्चन, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 13 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 4। फर्स्ट टर्म इज 13 एंड कॉमन डिफरेंस इज 4। फर्स्ट टर्म इज 13 एंड कॉमन डिफरेंस इज 4, ठीक है ना। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी अ टर्म ऑफ दिस AP? अब आपको यहाँ पे बोला है कि इसका कौन सा, इनमें से कौन सा टर्म है जो AP होगा। इनमें से कौन सा इस AP सीरीज का टर्म होगा, ठीक है, आपको ये चीज पूछी है। अब आप ना एक चीज देखो, पहले आप इसका जनरल टर्म निकाल लो, निकल ही जाएगा। आपको A और D पता है तो जनरल टर्म मेरा हो जाएगा 13 + n - 1 D, यानी D की वैल्यू मुझे गिवन है तो मैं वैल्यू ही पुट कर देती हूँ यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे ये मिलेगा मुझे n - 1 × 4। अब आप इसकी वैल्यू पुट करके आप यहाँ पे लिखो 4n - 4, तो ये हो जाएगा 9 + 4n। 9 + 4n मेरा जनरल टर्म आया है। इसका मतलब क्या हो गया? यहां से मैं सिंपली डिराइव करूंगी कि एक तो पहली बात, ये 9 जो है वो उस टर्म से, जो भी टर्म है उससे माइनस होगा, यानी कि मैं यहाँ पे हर एक टर्म से 9 माइनस करूंगी और उसके बाद देखूंगी कि क्या वो टर्म 4 से डिविजिबल है। अगर वो टर्म 4 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब वो इस AP सीरीज का टर्म है, अदरवाइज नहीं। तो अगर मैं 4003, फर्स्ट ऑप्शन जो है मेरे पास 4003, उसमें से अगर मैं 9 माइनस करूं तो मुझे क्या मिलेगा? 13 - 9 4, और यहाँ पे 9 और फिर ये 3994। ये क्या 4 से डिविजिबल है क्या? तो इसका 4 से डिविजिबल के लिए हमारी क्या कंडीशन होती है? कोई भी नंबर जो हमें 4 से डिविजिबल है या नहीं, ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसके लास्ट 2 टर्म्स को देखते हैं। लास्ट 2 टर्म्स अगर 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो नंबर 4 से डिविजिबल है। तो इस केस में आप देखो, इस केस में आपका क्या ये नंबर 94 4 से डिविजिबल है? नहीं, ये 4 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब 4003 नहीं हो सकता हमारा आंसर। उसके बाद B देखेंगे हम। B में हमें दिया है 10091। इसमें से अगर मैं 9 माइनस करती हूं तो मुझे मिल जाएगा 2 8 एंड 100। तो ये 82। अब क्या 82 4 से डिविजिबल है? नहीं, ये भी 4 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। उसके बाद C में देखूंगी 7881। 7881 में से अगर मैं 9 माइनस करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 7872।
7872, क्या ये इसका जो लास्ट टू टर्म्स है यानी 72, क्या ये 4 से डिविजिबल है? तो यस, इट इज डिविजिबल बाय 4. इसका मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द नंबर्स आर नॉट इन प्रोपोर्शन. यहां पे देखो थोड़ी सी गड़बड़ है इस क्वेश्चन में. विच ऑफ द नंबर्स आर नॉट इन प्रोपोर्शन, इस क्वेश्चन में जरा सी गड़बड़ है. वैसे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे इसका ऑप्शन होना चाहिए था ए. आपको जो बी ऑप्शन दिया हुआ है ना उसमें 3 टर्म्स दिए हुए हैं. अगर मैं उसको ऐसे कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में भी मान लू ना तब भी वो करेक्ट नहीं है. तो मेरे पास 2 ऑप्शंस ऐसे आ रहे हैं जो प्रोपोर्शन में नहीं है. इसका मतलब जरूर इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि हमें एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है ना, 4 में से एक ही सिलेक्ट करना होता है. और यहाँ पे 2 ऐसे ऑप्शंस है जो कि प्रोपोर्शन में नहीं है. बाकी सब देखो सी और डी प्रोपोर्शन में. कैसे पता करते हैं देख लो. 18/27 आप लिखोगे इज इक्वल टू 12/18. अब आप देखो 18/27 अगर आप करोगे ना, इसको अगर आप कैंसिल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27. और इसको भी अगर आप कैंसिल आउट करोगे ना इस 12/18 को, तो भी आपको क्या मिलेगा, 3 4 जा 2 6 जा 12 एंड 2 9 जा 18. फिर आप इसको फर्दर कैंसिल आउट करो तो आपको फिर से मिल जाएगा 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9. और सिमिलरली यहां भी आपको 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9 मिल जाएगा. इसका मतलब क्या कि ये दोनों प्रोपोर्शन में, अगर दोनों प्रोपोर्शन में होंगे तभी आपको ये दोनों वैल्यूज सेम मिलेगी. डी में आप देखो 8 6 12 9, यहां भी आपका ये दोनों प्रोपोर्शन में है, पता चल जाएगा. देखो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, आपको यहाँ पे 4/3 मिल रहा है. और अगर आप 12/9 करोगे तो फिर वो भी आपको क्या मिलेगा, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9, दैट मीन्स 4/3. इसका मतलब ये भी प्रोपोर्शन में है. तो आपका ऑप्शन वैसे ए करेक्ट होना चाहिए था जहां तक मुझे लगता है, लेकिन बी भी आपको प्रोपोर्शन में नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं बोल सकते. ठीक है, तो ये ऑप्शन, ये जो आपका क्वेश्चन है ये कंप्लीटली रॉन्ग है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द मैक्सिमम सम. यहाँ पे आपको मैक्सिमम सम पूछा है, तो इसमें आपको एक एपी सीरीज दी हुई है 54. कौन सा क्वेश्चन है ये, नंबर 4. 54 52 50 एंड सो ऑन. ये इस तरह की एपी सीरीज है. यानी यहाँ पे मेरा डी क्या निकलेगा, -2 मेरा डी आएगा. ए मेरे को गिवन है कितना, 54. ये मैंने देख लिया कि मुझे ए 54 गिवन है और डी मैंने डिराइव कर लिया -2 है. अभी आप बताओ कि ये इसका मैक्सिमम सम कहां तक जाएगा. अगर मैं इसके मैक्सिमम सम की बात करूं, इसका मतलब ये पॉजिटिव नंबर से शुरू हुआ है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में है. आप देखो पहले 54 था, फिर 52, फिर 50, इस तरह से डिक्रीज होता हुआ गया है ना. इसका मतलब इसका लास्ट टर्म हम कह सकते हैं कि इसका लास्ट टर्म 0 होगा. अब मुझे देखना होगा कि वो 0 कौन से टर्म में आएगा. उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, पहले मुझे इसका जनरल टर्म निकालना पड़ेगा. जनरल टर्म होगा 54 -2n + 2. ये मेरा जनरल टर्म आएगा, यानी 56 - 2n मेरा जनरल टर्म आएगा. और अगर इसको मैं 0 के साथ इक्वेट करूं, इसको अगर मैं 0 के साथ इक्वेट करूं तो मुझे फिर 2n की वैल्यू मिल जाएगी. तो यहां पर 2n की वैल्यू आएगी 56 एंड n की वैल्यू आ जाएगी 28. तो n की वैल्यू मुझे 28 मिल गई, यानी 28th टर्म तक कंटिन्यू हुआ है ये सम. यानी इसका मतलब मैं इसका 28th टर्म तक का समेशन निकालूंगी तो मुझे आंसर मिल जाएगा. तो लेट्स सी. तो ये मेरे को मिलेगा 14 और ये 54 + 0. ठीक है ना. तो 14 × 54 और ये मिल जाएगा 14 4 जा 56, 14 5 जा 70, 70 + 5 75, 756. आप देखो ऑप्शन में ऑप्शन सी इज करेक्ट, वहां पर आपको मिल जाएगा 756. ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन. 4 ज्योमेट्रिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 5 and 160. फाइंड द सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन. 4 ज्योमेट्रिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 5 and 160. यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे सबसे पहले आपको r डिराइव करना पड़ेगा.
तो हम आर कैसे डिराइव करते हैं अभी तक तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ए क्या होता है, यहाँ पे ए मेरे को 5 दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है। उसके बाद अब आप देखो इसमें कितना ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है। यहाँ पर मुझे 4 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं, विच सिंपली मीन्स कि इन टोटल 6 टर्म्स होंगे। तो ये जो 160 है ये मेरा लास्ट टर्म है, इसका मतलब ये 6th टर्म है। 6th टर्म मुझे 160 दिया हुआ है। अब मैं इन दोनों टर्म्स को अगर डिवाइड करूं, इसको मैं AR⁵ लिख सकती हूँ और इसको A यानी 160/5 अगर मैं करूंगी तो मुझे मिल जाएगा R⁵ इज इक्वल टू 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। तो ये मुझे मिल गया R⁵ इज इक्वल टू 32, दैट मीन्स R इज इक्वल टू 2। अब मुझे R की वैल्यू मिल गई ना, तो मैं किस सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन बहुत इजीली निकाल सकती हूँ। सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन यानी क्या, AR आराम से निकल जाएगा। 5 into 2 दैट इज व्हाट 10। तो मेरा आंसर हो गया 10। फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर वुड बी 10। तो मेरे को मिल गया सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ 6th number question, a sum of money was lent at simple interest at 11% per annum for 3.5 years and 4.5 years respectively. ठीक है ना। If the difference in interest for 2 periods was 412.50, then the sum. इसका मतलब 3.5 years के लिए लेंड किया और 4.5 years के लिए लेंड किया with the at the same rate of interest, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस आपको फिर गिवन है कि क्या 412.50। इसका मतलब 1 ईयर का इंटरेस्ट, 4.5 माइनस 3.5 तो 1 ईयर ही होता है ना। तो 1 ईयर का इंटरेस्ट आपको गिवन है कितना, 412.50। ओके, तो हम इसको कर लेते हैं, इसको कर ही लेते हैं। 6 नंबर में मुझे इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर पता है 412.50, ये मेरा इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर है। अभी मुझे क्या करना है, मुझे पूछा क्या है, मुझे पूछा है सम, और ये 412.50 मुझे कितने रेट, कौन से रेट में मिल रहा है, 11% में। इसीलिए मैं प्रिंसिपल लिख सकती हूँ। प्रिंसिपल क्या हो जाएगा कि ये 412.50 अपॉन 11%, दिस विल बी योर प्रिंसिपल। ठीक है ना। तो मुझे प्रिंसिपल कितना मिल रहा है, 3750। 3750 इज माय प्रिंसिपल। ठीक है ना। अभी आप देखो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 7 number, the simple interest on rupees 1820 from March 9, 1994 to May 21, 1994 at 7.5% rate। ठीक है ना। आपको देखो यहाँ पे सिंपली ईयर नहीं दिया है, आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको डेट्स दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप देखो मार्च में टोटल 31 डेज होते हैं, उसमें से मार्च 9 से आप कैलकुलेट करो, इसका मतलब 31 माइनस 9 करोगे। तो 31 माइनस 9 करोगे तो you'll get 22, है ना। सबसे पहले हम टाइम में निकाल लेते हैं 22। उसके बाद कौन सा मंथ आता है, उसके बाद अप्रैल आता है, अप्रैल पूरा का पूरा यानी 30 डेज ऑफ अप्रैल। और उसके बाद मई 21 है ना, तो मई का 21 डेज। ठीक है ना। आप इन सारे डेज को प्लस करो, कितना मिलेगा आपको मिलेगा 73 डेज मुझे मिले। अगर मैं इसको ईयर्स में कन्वर्ट करूं तो मुझे करना पड़ेगा 73/365 ईयर्स। सही है ना, यही करते हैं हम। अच्छा, उसके बाद आपको रेट गिवन है कितना, 7.5% आपका रेट है। एंड क्या पूछा है, द सिंपल इंटरेस्ट on rupees 1820, principal is given as 1820। अब आप कैसे निकालोगे, आपको तो पता ही है, निकालना तो आता है आपको। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, आपको 1820 प्रिंसिपल दिया है वो मल्टीप्लाई करोगे, साथ में आप 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लोगे और फिर 73/100 इंटू 365 ये करोगे तो फिर आपको आंसर इसका मिलेगा। इसका आंसर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका आंसर आएगा 27.3। इसका आंसर आएगा 27.3। अब आप चेक करो
27.3 कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द 6th and 20th term of an AP are 8 and 20 respectively. Find the 30th term. 6 and 20th term is given. 6 and 20th term is given. A6 is given as 8 है ना, और 20th term is given as -20, राइट? तो हम इसको लिख सकते हैं a plus 5d is equal to 8 and a plus 19d is equal to -20, राइट? अच्छा, अभी आपको 30th टर्म निकालना है, उसके लिए आपका d निकालना और a निकालना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे और d और a निकाल लेंगे। तो a एंड a गेट्स कैंसल्ड, यहां पे मुझे मिल जाएगा -14d इज इक्वल टू, ये मेरे को कितना मिलेगा, ये मुझे मिल जाएगा +28, तो d इज इक्वल टू -2। d मुझे मिल गया तो मैं d की वैल्यू लगा के a निकाल सकती हूं। तो मैं d की वैल्यू लगा के a निकालूंगी तो मुझे मिलेगा a - 10 इज इक्वल टू 8, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 18। अब a मुझे मिल गया तो क्या 30th टर्म निकालना बहुत मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। क्या हो जाएगा, a + 29d। तो a + 29d यहां पर क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 18 और d की वैल्यू है मुझे मिली हुई -2, तो 18 - 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 + 1 5 58, तो ये मुझे मिलेगा -40। -40 इज योर आंसर। आप देखो कौन सा ऑप्शन, आपका ऑप्शन बी, आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। आप देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। Prabhat took a certain amount as a loan from a bank at the rate of 8% per annum SI and gave the same amount to Ashish as a loan at the rate of 12% per annum. If at the end of 12 years he made a profit of 320 in the deal, what was the original amount? ठीक है ना, 8% per annum SI लिया था, राइट? 8% per annum SI लिया था और उसको 12% के रेट से दिया है, किसी को लेंड किया है। तो यानी कि मुझे क्या मिल जाएगा, मैं अगर इसको 12% पर एनम वाले एसआई को अगर मैं करूं तो मुझे मिलेगा क्योंकि 12 इयर्स का टाइम है, 1.44p और उसमें से मैं माइनस कर दूंगी क्या, 0.96p, ठीक है ना। ये मैंने क्या किया, ये मैंने मल्टीप्लाई करके निकाला, आप भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत इजीली निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा 320, राइट, है ना। कैसे निकाला है मैंने, ये कैसे निकाला मैंने देख लो फिर भी, अगर इन केस आपको कोई डाउट रह जाए तो। मैंने क्या किया, 12 × 12 था, है ना, इंटू पी, मैंने प्रिंसिपल को पी ही ले लिया और अपॉन 100 कर दिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा 144p अपॉन 100, और जब 100 से डिवाइड करोगे तो फिर ये 1.44p आएगा। एंड सेम वे मैंने 8% के लिए भी किया है। तो यहां पे अब आपको क्या मिलेगा, आप अगर ये माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 0.48p इज इक्वल टू 320, 0.48p इज इक्वल टू 320 एंड हेंस p इज इक्वल टू 320 अपॉन 0.48। तो ये आपका आंसर आएगा 666.67, ठीक है ना। अब आप ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे 2000, 3000, 4000 एंड नन ऑफ दीज दिया हुआ है, इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है ना। कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो फिर आप क्या करोगे, नन ऑफ दीज। 10 नंबर, द इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:2 एंड देयर एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशियो 5:3, ठीक है ना। इनकम्स आर इन द रेशियो 3:2। आप इनकम्स को लेट कर लो कि लेट द इनकम्स आर 3x एंड 2x, ठीक है ना। अब आप देखो इनकम्स में से अगर आप सेविंग्स को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। तो मैं क्या कर सकती हूं, दोनों ने ना 1500 करके सेव किया था, तो मैं दोनों के इनकम में से 1500 माइनस कर दूंगी, तो मुझे क्या मिलेगा, एक्सपेंडिचर्स का रेशियो मिल जाएगा। तो ये मेरा हो जाएगा 5:3, राइट। तो 5:3। अब आप इसको सॉल्व करोगे
क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 9x माइनस 4500 इज इक्वल टू 10x माइनस 7500, राइट। अब आप इसको सॉल्व कर लो, कितना मिलेगा 10x माइनस 9x, x मिल जाएगा और यहाँ पे आपको आ जाएगा 3000, ठीक है ना। x की वैल्यू 3000 है, इसका मतलब इनकम क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 3x यानी 3 इंटू 3000 दैट इज व्हाट 9000, और दूसरा वाला 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 3000 एंड विच इज 6000, राइट। तो दो आंसर्स हमें इसके मिल गए, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसका पहले ऑप्शन चेक करेंगे फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपको पूछा था बी की इनकम, सिर्फ बी की इनकम पूछा था ना, तो ठीक है, अब सिर्फ बी ही सॉल्व करना और उसका ऑप्शन हो जाएगा ए। बी की इनकम हमें मिली थी 6000, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इज टू बी हेल्ड अमंग 20 डेलीगेट्स ऑफ 20 कंट्रीज, ठीक है ना। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इज टू बी हेल्ड अमंग 20 delegates of 20 countries. The number of ways they can be seated if two particular delegates are never sit together. ठीक है, 2 particular delegates are never sit together. अभी देखो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, तो मैंने बोला था आपको कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, राउंड जब राउंड में सिटिंग होती है तो उसका अरेंजमेंट हम कैसे करते हैं, n-1 फैक्टोरियल। तो मुझे टोटल अरेंजमेंट्स क्या मिलेंगी, अगर मैं टोटल अरेंजमेंट्स की बात करूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे टोटल अरेंजमेंट्स मिलेंगी 19 फैक्टोरियल, राइट। मुझे 19 फैक्टोरियल मिलेगी। अब देखो यहाँ पे बोला है क्या, the number of ways they can be seated, क्यों 19 फैक्टोरियल मिलेगी, क्योंकि टोटल अरेंजमेंट n-1 फैक्टोरियल होती है। the number of ways they can be seated if two particular delegates are to never sit together, तो हम पहले निकालेंगे when two particular delegates are together। ऐसे ही करते हैं ना, ये कौन सा क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है, नंबर डाल दो। when two particular delegates are together, ठीक है ना। when two particular delegates are together, तो टुगेदर होंगे तब क्या हो जाता है, टुगेदर होते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, उन दोनों को यानी 20 में से उन 2 को अलग रखते हैं, तो यानी 2 को साथ में रखते हैं, ठीक है ना। 20 में से इन 2 को अलग साथ में रखेंगे और ये 18 अलग रहेंगे, राइट। तो आपको क्या मिलेगा, है ना, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा कि ये 2 तो साथ में थे और ये 18 अलग से थे, इसका मतलब 18 प्लस 1 19 थिंग्स आर देयर टू अरेंज। लेकिन 19 थिंग्स आर देयर टू अरेंज, और आपको किस में अरेंज करना है, राउंड टेबल में अरेंज करना है। अगेन राउंड सिटिंग है तो फिर आपको n-1 फैक्टोरियल करना रहता है, इसलिए 19-1 18 फैक्टोरियल हो जाएगा ये, और साथ में 18 फैक्टोरियल होने के बाद आपको क्या मिलेगा, ये 2 डेलीगेट्स आपस में भी तो अपने आपस में भी तो अरेंज करेंगे, 2 तरीके से बैठ सकते हैं ये दोनों, ठीक है ना। तो 18 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब ये मिलने के बाद मैं क्या कर सकती हूं, मैं इन दोनों को माइनस कर सकती हूं, तो मैं लिखूंगी व्हेन, देयरफॉर द रिक्वायर्ड केस लिख लो ना सीधे ही, द रिक्वायर्ड केस, therefore the required case आपका क्या हो जाएगा फिर, 19 फैक्टोरियल माइनस 18 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको 19 इंटू 18 फैक्टोरियल माइनस 18 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, राइट। तो आप 18 फैक्टोरियल कॉमन ले लो, आपको मिलेगा 19 माइनस 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, ठीक है ना। तो 18 फैक्टोरियल इंटू क्या 17, दैट मीन्स व्हाट 17 इंटू 18 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर होगा। अब आप एक बार ऑप्शन चेक कर लो, ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है ना, इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। इसमें आपको प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यहाँ पे सामने सामने दिख रहा है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का क्या फॉर्मूला होता है, c अपॉन a। तो यहाँ पे तो एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है कि c अपॉन a क्या है, 1, यानी 12 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1, सॉरी ऑप्शन 1 नहीं, ऑप्शन बी है ना, 1 तो बी में आया है। द वैल्यू ऑफ अ लॉगरिदम ऑफ 1 टू द बेस 10 है ना, लॉगरिदम 1 हमेशा 0 होगा वॉट एवर बी द बेस, है ना, बेस कुछ भी हो हमेशा उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, सी, ठीक है, 13 का ऑप्शन सी। अच्छा, उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन। 14 में आपको देखो वही क्वेश्चन दिया है जो हमने शायद सेट 5 में डिस्कस किया था, वही क्वेश्चन, और यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक उस टाइम भी था और अभी भी है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो मैंने क्या बताया था आपको कि पी क्यू प्लस 1 होल टू द पावर p इंटू पी क्यू माइनस 1 होल टू द पावर q अपॉन क्या था, q टू द पावर p प्लस q, राइट, इनटू p टू द पावर p प्लस q। ये क्योंकि मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी आपको सेट 5 में, तो ये मैं डिस्क्रिप्टिव वे में आपको ये सॉल्व करके नहीं दिखा रही हूँ, शॉर्ट में सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता चल चुका है कि ये कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, p टू द पावर x अपॉन q टू द पावर x। फिर ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा क्या, p टू द पावर p प्लस क्यू अपॉन q टू द पावर p प्लस क्यू इज इक्वल टू p टू द पावर x अपॉन q टू द पावर x, विच मीन्स x इज इक्वल टू p प्लस क्यू, ठीक है ना। और इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा फिर, इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, total number of words formed by taking 3 letters from the word March and 2 letters from the word June, है ना, 3 letters from the word March and 2 letters from the word June। तो March is a 5 letter word, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, 5C3 है ना, और June is a 2 letter word, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, 4C2 एंड into, इन दोनों को मिला के कितना टोटल कितने लेटर्स हो रहे हैं, 5, तो 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये मुझे मिल जाएगा कितना, 10, और ये मुझे मिल जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 4 विच इज 6, और ये तो मुझे 120 मिलेगा। सॉरी मैंने प्लस प्लस कर दिया, ये आपका मल्टीप्लाई था, है ना। तो 60 इंटू 120 दैट मीन्स 7200। ऑप्शन देख लो आप, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, द वैल्यू ऑफ log 7, तो ये भी हो जाएगा आपका क्या, 1, है ना, 1 के यानी आंसर ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन हैज 6 फ्रेंड्स, द टोटल नंबर ऑफ वेज सो दैट ही कैन इनवाइट 1 और मोर ऑफ हिज फ्रेंड्स इज इक्वल टू। तो यहाँ पे ही कैन इनवाइट 1 और मोर ऑफ हिज फ्रेंड्स इज इक्वल टू का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम सिंपली देखो क्या कर सकते हैं, कम से कम कितने फ्रेंड्स को इनवाइट करेगा, 1 और मोर बोला है ना, तो कम से कम एक फ्रेंड और मैक्स टू मैक्स 6 फ्रेंड्स, क्योंकि इन टोटल 6 फ्रेंड्स थे। तो आप एक तो ना ऐसे कर सकते हो, बट ये बहुत लेंदी प्रोसेस है। आप या तो वो 1 फ्रेंड को इनवाइट करेगा, या तो 2 फ्रेंड्स को, या तो 3, या तो 4, या तो 5, ठीक है, और या तो 6, ऐसे करके कर सकते हो। लेकिन ऐसे करके अगर हम करेंगे तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, तो हम सिंपली करते हैं 2 टू द पावर 6 माइनस 1। ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n, और -1 हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक पॉसिबिलिटी ये भी थी कि वो 6 ही 0 लिखता, मतलब क्या, अपने 6 फ्रेंड्स में से 0 फ्रेंड्स को, कोई भी फ्रेंड्स को इनवाइट नहीं करता। ये भी एक कंडीशन थी जो कि इसमें इंक्लूडेड है, इस टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस में। लेकिन क्योंकि हमारे क्वेश्चन में गिवन था कि 1 और मोर, मतलब कम से कम एक को तो इन्वाइट करेगा ही, तो इसका मतलब मुझे ये 1 को माइनस करना पड़ेगा। 6 ही 0 को अगर आप सॉल्व करोगे तो वो 1 ही आता है, तो ये 1 को मुझे माइनस करना पड़ेगा, यानी 2 टू द पावर 6 64 होता है, 64 माइनस 1 विच इज 63। अब आप ऑप्शन देखो क्या होता है इसका ऑप्शन,
इसका ऑप्शन है डी, ठीक है ना, इसका ऑप्शन है डी। नाउ नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, इफ p and q are the roots of the equation this, find the value of p upon q plus q upon p, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगी, पहले ना ये p अपॉन q और प्लस q अपॉन p क्या बला है, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये मुझे मिल जाएगा पी क्यू, और यहाँ पे आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है ना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करना चाहूं ना तो मैं लिख सकती हूँ पी प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस 2pq, ठीक है। तो इससे क्या मिलेगा, फिर से मुझे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मिल जाएगा, और यहां तो पी क्यू एज इट इज रहेगा। अब देखो, अब यहाँ पे आपको जो इक्वेशन दिया हुआ है 6x स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस 2, आप इससे सम ऑफ द रूट्स निकाल सकते हैं। तो सम ऑफ द रूट्स यानी p प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है ना, तो माइनस 1/6 हो जाएगा, और पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी क्यू की वैल्यू c अपॉन ए होती है, यानी माइनस 2/6 विच इज माइनस 1/3। अब आप ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दो, माइनस 1/6 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1/3 अपॉन माइनस 1/3, ये मुझे मिल जाएगा 1/36 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/3 अपॉन माइनस 1/3। आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा 36, और ये मिल जाएगा 24 प्लस 1, ठीक है ना, और ये माइनस 1/3। अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर लो और ये आपको मिलेगा 25/36 इंटू माइनस 3/1, ठीक है ना। तो ये आपको मिल जाएगा 25/12 माइनस में माइनस 25/12। आप एक बार आंसर देखो यहाँ पर, इसका आंसर मैच नहीं कर रहा है। दैट मीन्स व्हाट कि ये आंसर, आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो रॉन्ग दिया हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो प्रोसीजर है सम को सॉल्व करने का वो करेक्ट है, दैट इज व्हाई द आंसर इज रॉन्ग। अब देखो आप 19 नंबर क्वेश्चन, आप 19 नंबर क्वेश्चन देखो। 19 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 टू द पावर x माइनस 1 माइनस 3 टू द पावर x माइनस 3 इज इक्वल टू 8, ठीक है ना, गिवन है ये। देन द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस x प्लस 4, और आपको निकालना क्या है, वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस x प्लस 4, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहले x की वैल्यू सॉल्व करके निकालनी पड़ेगी। तो हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो हमने इंडिसेस में पढ़ा हुआ है कि जब अगर ऐसे पावर माइनस में होता है, यानी उसको मैं लिख सकती हूँ 3 टू द पावर x अपॉन 3, माइनस यहाँ पे भी मैं क्या लिख सकती हूँ 3 टू द पावर x अपॉन 3 टू द पावर 3, राइट, इज इक्वल टू 8। अब आगे हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर x अपॉन 3 माइनस 3 टू द पावर x अपॉन 27, है ना, 3 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 27। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें से हम 3 टू द पावर x को कॉमन ले लेंगे, तो ये मुझे मिल जाएगा 1/3 माइनस 1/27 इज इक्वल टू 8, ठीक है ना। आप इसको सॉल्व कर लो, 3 टू द पावर x, यहां पे आपको मिलेगा 27 1, और ये मिल जाएगा 9, राइट। तो आप इसको देखो 3 टू द पावर x इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो 8 इंटू 27/8, राइट, एंड 8 and 8 गेट्स कैंसल्ड, तो आपको मिलता है 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 27, दैट मीन्स 3 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 27, राइट, सॉरी नॉट लाइक दिस, आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 3 टू द पावर 3, दैट मीन्स व्हाट, x इज इक्वल टू 3। अब क्योंकि आपको x की वैल्यू 3 मिल गई है, तो आप सिंपली इसको सॉल्व करो, x स्क्वायर माइनस x प्लस 4, आप यहाँ पे x की वैल्यू निकाल रख लो, 3 स्क्वायर माइनस 3 प्लस 4, राइट,
तो 9 minus 3 plus 4, that means what? 12 minus 3 which is 9. ठीक है ना? अब आप देखो आपका आंसर, सॉरी इट इज 13 minus 3 ना, तो it will be 10. It will be 10. Okay, now you check the option. Option क्या आएगा? Option A is correct. Right? Now, next question. We'll move on to the next question now. 20 नंबर क्वेश्चन में आपको गिवन है NC4, NC5 and NC6 are in AP, right? NC4, NC5 and NC6 are in AP. तो और आपसे पूछा क्या है कि देन द वैल्यू ऑफ n कैन बी, तो हम यहाँ पे ना एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे विच इज व्हाट? 2b इज इक्वल टू a प्लस c. ठीक है ना, ये स्मॉल a होगा. 2b इज इक्वल टू a प्लस c. ये एपी सीरीज का फॉर्मूला है कि मिडिल टर्म को ट्वाइस करने से आपको फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म की वैल्यू मिलती है. ठीक है ना, तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं? b हमारा क्या है? NC5, तो हम लिखेंगे 2 इंटू NC5 इज इक्वल टू NC4 प्लस NC6, राइट? अब आप इसको फर्दर सॉल्व करो. 2 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, राइट? और क्या कर सकते हो आप इसको? 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल, और यहां पे आप क्या लिखोगे? n फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल n माइनस 6 फैक्टोरियल. अब आप इसको सॉल्व करो. आप क्या कर सकते हो? n को कॉमन ले लो यहां पर, यहां तो ऐसे ही रहेगा, और आप यहां n को कॉमन ले सकते हो, तो आपको फिर मिलेगा 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल. ठीक है ना, प्लस यहां भी 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल n माइनस 6 फैक्टोरियल. ठीक है, तो n and n गेट्स कैंसल्ड, तो आपको मिलेगा 2 अपॉन 5 फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल n माइनस 6 फैक्टोरियल, राइट? नाउ व्हाट? अब आप इसको क्या लिख सकते हो? ये जो 5 फैक्टोरियल है, क्या हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल एंड n माइनस 5 फैक्टोरियल? यस, बिल्कुल लिख सकते हैं. और इसको भी फिर हम लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल, सॉरी 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, नॉट दिस वन. ठीक है ना, ये वाला कौन सा वाला था? एक मिनट. NC4, तो NC4 तो विल रिमेन सेम, है ना, तो इट विल रिमेन द सेम. ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज, ये वाला तो मेरा सेम ही रहेगा, 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल, एंड ये चेंज हो जाएगा. इसको मैं लिख सकती हूँ 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल एंड n माइनस 6 फैक्टोरियल. नाउ मैंने क्योंकि 4 फैक्टोरियल को ब्रेक कर दिया है, तो 4 फैक्टोरियल मेरा कॉमन चला जा सकता है, और कॉमन जाके कैंसल आउट हो जाएगा, जिसको मैं यहाँ पे ठीक से लिख नहीं रही हूँ, सिर्फ ऐसे ही बोल दिया बस मैंने. और n माइनस 5, ठीक है, n माइनस 5 इंटू n माइनस 6 फैक्टोरियल, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, और ये हो जाएगा फिर आपका
1 अपॉन, इसको भी आप एक्सपैंड करोगे, 4 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो चुका है, आप इसको एक्सपैंड करोगे तो n माइनस 4 n माइनस 5 अप टिल n माइनस 6 फैक्टोरियल, ये भी चला जाएगा। और प्लस यहां भी आपका क्या हो जाएगा 6 इंटू 5 n माइनस 6 फैक्टोरियल, ठीक है ना। जब आप इसको कैंसिल आउट कर दोगे तो आपके पास बचेगा 5 इंटू n माइनस 5 और इस साइड में बच जाएगा n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 एंड 6 इंटू 5, राइट। ये चीजें आपके पास बच जाएगी। अब जब बच गई है जो चीजें, आप उससे क्या कर सकते हो, पहले तो फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लोगे, जो भी आपको करना है। 5 इंटू n माइनस 5 माइनस 1 अपॉन n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 इंटू 5, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे एंड यू विल गेट, आपको यहां से क्या मिल जाएगा, आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 इंटू n माइनस 5 एंड n माइनस 4, राइट। तो यहां पे आपको मिलेगा 2 इंटू n माइनस 4 और यहां आपको मिलेगा 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 इंटू 5, ठीक है। नाउ आप इसको सॉल्व कर लो, 2n माइनस 8 माइनस 5, ठीक है ना, और अपॉन 5 इंटू n माइनस 5, या यहां से 5 एंड 5 गेट्स कैंसल्ड, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको सिर्फ मिलेगा ये दो फिगर्स n माइनस 5, तो n स्क्वायर माइनस 4n, ठीक है ना, माइनस 5n प्लस 20 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके पहले इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं, ये हो जाएगा 13 और यहां पे आएगा n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 20 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6। अब आप इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12n माइनस 13 6 जा 78 इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 20। आप इसको ना स्टेप स्किप करके कर सकते हो, ये जस्ट मैं आपको समझा रही हूं तो मुझे एक एक स्टेप करके दिखाना पड़ रहा है, अदरवाइज आप बहुत सारे स्टेप स्किप कर सकते हो। आपको तो बस अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए करना है ना, बाकी तो एमसीक्यू है। 12n माइनस, यहां पे मैं इसको n स्क्वायर माइनस 9n प्लस माइनस 12n, ठीक है ना, प्लस 78 प्लस 20 इज इक्वल टू 0 लिख सकती हूं, तो फिर मुझे मिल जाएगा क्या, n स्क्वायर माइनस 21n प्लस 98 इज इक्वल टू 0। और फिर आप इसको मिडिल टर्म फैक्टर करोगे तो आपको मिलेगा n माइनस 7। अब इतना भी फिर मैं इलेबोरेट नहीं करी क्योंकि मिडिल टर्म फैक्टर तो आपको निकालना आता ही है। n माइनस 7 मिलेगा, n माइनस 7 एंड n माइनस 8, सॉरी n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो आप फिर क्या लिख सकते हो, ईदर n इज इक्वल टू 7 और n इज इक्वल टू 14, ठीक है ना। सो दीज आर दी आंसर। अब आप देखो एक बार आपका ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में आपको 14 दिया हुआ है ना, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है इफ 9 इंटू 81x। अब देखो यहां भी ना आपके क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट है, 9 इंटू 81x नहीं होगा, 81 टू द पावर x होगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन 27 टू द पावर x माइनस 3, राइट। अब आप देखो इसको, आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 3 टू द पावर स्क्वायर 3 स्क्वायर और इनटू में 3 टू द पावर 4 x इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 टू द पावर 3x माइनस
9, ठीक है ना। तो आप इसको फिर क्या लिख सकते हो, 2 + 4x इज इक्वल टू 1/3 to the power 3x - 9। ये 9 पावर में था, मैंने इसको नीचे लिख दिया, 3x - 9, ठीक है ना। तो यानी आप क्या कर सकते हो, फिर आपको पता है कि रेसिप्रोकल होता है, तो फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, पावर माइनस में हो जाएगा अगर मैं उसको ऊपर लेके आ जाऊं तो, क्योंकि हमने इंडिसेस में ये सारी चीजें सीखी है, -3x + 9, ठीक है। तो देयरफॉर आप क्या लिख सकते हो, 2 + 4x इज इक्वल टू -3x + 9, और यू कैन से 7x इज इक्वल टू 7 एंड हेंस x इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो आपको x की वैल्यू यहां पर 1 मिल जाएगी। अब आप एक बार ऑप्शन में चेक कर लो, ऑल्दो इट इज द क्वेश्चन इज रॉन्ग, ठीक है ना, क्वेश्चन आपको रॉन्ग गिवन था, फिर भी हम एक बार देखेंगे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कलर ऑफ फ्लावर्स। कलर ऑफ फ्लावर आर एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, एग्जाम्पल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। तो 22 का सी। 23 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। 23 number question, the science of collecting, organizing, presenting, analyzing and interpreting data to assist in making more effective decision is called what? Statistics. D, option D. 24, right? 24 का क्या है, 24 में आपको क्या गिवन है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा विद द हेल्प ऑफ पिक्चर इज नोन एज पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, ऑप्शन सी। फिर 25, द डेटा गिवन एज दिस विल बी कॉल्ड एज, अब इस तरह का डेटा, ये कौन सा डेटा होता है, अनग्रुप्ड डेटा होता है ना, ग्रुप्ड नहीं है, ये अनग्रुप्ड डेटा है और इसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज, तो ये भी हो गया ऑप्शन सी। Next comes, in which graphical representation way of preparing a two-dimensional diagram is in the form of circle? Of course, pie chart. Okay. Now, find the value of x if the mean of the series, है ना, mean of the series is given as 14, और आपको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ x निकालना है। तो हम सबका समेशन लेंगे, 20 + 7 27, 27 + 10 37, 37 + 18 it is 55, तो 55 + x, right, 55 + x, कौन सा क्वेश्चन था, 27 नंबर क्वेश्चन, 55 + x अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस वर 5, तो 5 इज इक्वल टू 14, राइट। तो यू कैन से 55x इज इक्वल टू 14 5 जा 70, है ना, बहुत इजी है, एकदम इजी क्वेश्चन है ये। 70 - 55 और ये मुझे मिल जाएगा कितना, 15 मिलेगा ना, यस। तो x इज इक्वल टू 15। अब आप देखो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ए करेक्ट है। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन, बोर्ड क्लीन कर लेते हैं 28 नंबर क्वेश्चन के लिए। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या है, द मीडियन ऑफ द नंबर्स, है ना, द मीडियन ऑफ द नंबर्स आपको गिवन है, उसका मीडियन निकालना है, तो उसके पहले आपको अरेंज करना पड़ेगा सीरीज को, और उसके बाद ही आप इसका मीडियन निकाल सकते हो। तो मैं क्या करूंगी, अरेंज कर लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन। 32 था, फिर 33 था, फिर आपको क्या गिवन है, 48 गिवन है ना, फिर उसके बाद 68 गिवन है, राइट। उसके बाद आपको 70 80 है ना, फिर आपको 86 एंड 94 ये गिवन था। अब आप देखो ये कितने टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी मुझे मीडियन निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, 8 + 1/2, राइट, दैट मीन्स व्हाट,
4.5 टर्म, है ना, मुझे क्या निकालना पड़ेगा, 4.5 टर्म। तो 4.5 टर्म, फोर्थ टर्म मेरा 68 है, 68 प्लस 0.5 ऑफ व्हाट, फिफ्थ माइनस फोर्थ, 70 माइनस 68, है ना, तो 68 प्लस 1 विच इज व्हाट, 69, यानी मुझे मेरा मीडियन क्या मिलेगा, 69। अब आप देखो 69 कहां आ रहा है, बी, तो बी इज द करेक्ट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन, गिवन द ऑब्जर्वेशन द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो आपको पहले मीडियन निकालना होगा। आप देखो इसका मीडियन यहीं से कैलकुलेट हो जाएगा क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी अरेंज्ड है डेटा। तो 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन आर देयर, तो हम क्या कर सकते हैं, 5 प्लस 1 अपॉन 2 विच इज थर्ड, है ना, थर्ड टर्म इज मीडियन, यानी थर्ड टर्म यानी कौन सा, 13 इज योर मीडियन, ठीक है ना, मीडियन मुझे मिल गया कितना, 13। नाउ माई सीरीज वॉज 5 9 13 और क्या 17 एंड 25, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं x माइनस मीडियन करूंगी, x माइनस मीडियन, तो 5 माइनस 13 8, ठीक है ना, 5 माइनस 13 8, 9 माइनस 13 4, 13 माइनस 13 0, 17 माइनस 13 4, 25 माइनस 13 12, ठीक है। अब इसका समेशन ले लेती हूं, तो 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 4 12 28, ठीक है ना, 28 मुझे मिला। तो यानी कि मीन डेविएशन क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस मीडियन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस विच इज 5। तो यहां पे मैं लिख सकती हूँ क्या, ये हो जाएगा 28 अपॉन 5 विच इज 5.6। तो मुझे मीडियन मिला 5.6। आप देखो 5.6 कौन सा ऑप्शन, डी, ऑप्शन डी इज 5.6। नाउ 30 number question, the first quarter is known as lower quarter, right? First quarter is known as lower quarter, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन सा क्वेश्चन, 30, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, for a frequency distribution mean is given, median is given and coefficient of skewness of the distribution is given। तो आपसे पूछा क्या है, द वेरियंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो 31 में आपको मैंने बताया था कि स्क्यूनेस के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 3 इंटू मीन माइनस मीडियन, है ना, अपॉन व्हाट, अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना, यही फॉर्मूला बताया था ना। तो अब आप इस फॉर्मूला पे पुट कर दो, आपको स्क्यूनेस गिवन है 0.6, 3 इंटू मीन कितना गिवन है, मीन गिवन है आपको 68.2 माइनस मीडियन कितना गिवन है 69 अपॉन व्हाट, अपॉन एच डी, राइट। 0.6 इज इक्वल टू, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा, माइनस, ठीक है ना, माइनस 68.2 माइनस 69 इट इज, तो आपको सब्ट्रैक्ट करके मिल जाएगा 0.8, है ना, आपको सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा 0.8 अपॉन एस डी, राइट। तो आपका एस डी कितना आएगा, 0.8 अपॉन 0.6 विच इज व्हाट, इट इज 1.33। और या तो आप इसको नहीं भी लो, 1.33 मत लो, आप इसको डायरेक्टली वेरियांस निकाल लो, वेरियांस इज इक्वल टू माइनस 0.8 अपॉन 0.6 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर आप निकालोगे तो 0.8 का स्क्वायर आएगा 0.64 और इसका स्क्वायर आएगा 0.36 एंड दिस विल बिकम 1.77। आप ऑप्शंस चेक करो,
and it is coming as 16. Something is wrong in the question, or I may have done something wrong. ओह, एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने 3 से इसको मल्टीप्लाई किया ही नहीं है ना. इट विल कम एज 2.4. ये मुझे मिलेगा 2.4. ठीक है, ये मुझे मिलेगा 2.4. अब आप इसको सॉल्व करो. ठीक है ना, तो एच डी विल कम एज, ये मुझे मिलेगा 2.4, तो एच डी क्या आएगा, -2.4 अपॉन 0.6. which is 4. SD will come as -4. SD will come as -4, therefore variance फिर मेरा क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ दिस -4. स्क्वायर ऑफ दिस -4 which is 16. Now you check the option. ऑप्शंस में आएगा ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन डी इज करेक्ट. Next question. If for a slightly asymmetric distribution mean and median are 20 and 21 respectively, what is its mod? तो हमें mean and median is given. mean and median आपको given है, ठीक है ना. तो आप इसको क्या कर सकते हो, mean and median is given, आपको mod निकालना है. 32 नंबर क्वेश्चन में आपको mod निकालना है. तो mod is equal to what? 3 median minus 2 mean, है ना. 3 median minus 2 mean. आपको median कितना गिवन था, 21 इंटू 3 कितना होता है, 63, एंड 2 mean यानी 40, राइट. तो आपको मिलेगा mod as 23. नाउ यू चेक दी ऑप्शंस एंड इट इज ऑप्शन डी. 33 नंबर क्वेश्चन. 33 में the lower and upper quartiles of a symmetrical distribution are 40 and 60 respectively the value of median. तो value of median simply आप निकाल सकते हो कैसे, lower and upper quartile को Q1 and Q3, Q1 ऐड करके and divide by 2, यानी दोनों का एवरेज निकाल के 40 plus 60 which is 100 upon 2, that is 50. So if you check the options it will be option B, right. 34. In case of positive skewed distribution, the relationship between mean, median and mod. ठीक है, पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन एंड मॉड के बीच में कैसा रिलेशन होता है. तो इन केस ऑफ पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, है ना. मीन इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज ग्रेटर देन मॉड. तो यहां पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी. (35) If for two observations arithmetic mean is 80 and harmonic mean is 5, then geometric mean of them. ठीक है, 35 में आपको arithmetic mean given है as 80, harmonic mean is given as 5. आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है. तो ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू AM इंटू HM, राइट. सो ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू 80 इंटू 5 विच इज व्हाट, 400. सो GM इज इक्वल टू 20. 400 का स्क्वायर रूट विच इज 20. नाउ यू चेक द ऑप्शंस. A, ऑप्शन A इज करेक्ट. Now 36 number question. Mean deviation of first 5 positive integers about median is. First 5 positive integers, आपका median क्या आ जाएगा, median will be third term, and third term in case of first 5 positive integers it will be 3. Median is 3, 36, right.
मीडियन इज 3 और आपको क्या करना है फिर 1 2 3 4 5 ये आपको गिवन है एंड x माइनस मीडियन आप निकालोगे तो 1 माइनस 3 इट इज 2 2 माइनस 3 इट इज 1 3 माइनस 3 0 ठीक है 4 माइनस 3 1 5 माइनस 3 2 नाउ यू टेक द समेशन एंड इट विल बी 6 तो मीन डेविएशन आपका क्या हो जाएगा 6 अपॉन 5 which is 5 1 is 5 5 2 is 10 1 upon 1.2 so 1.2 यानी ऑप्शन कौन सा सी ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट मीडियन वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अब आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है और उससे आपको मीडियन वैल्यू निकालनी है ठीक है ना मीडियन वैल्यू निकालनी है आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है कौन सा क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन तो आप देखो x की वैल्यू गिवन है 3579 और क्या है 11 एंड 13 और f गिवन है फ्रीक्वेंसी गिवन है 435 233 ठीक है ना तो आप यहां से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो ये आपको मिलेगी 4 7 ठीक है 12 14 17 एंड 20 ये आपको मिल गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन के लिए हम यहाँ पे n+1/2 करेंगे तो मुझे मीडियन मिलेगा तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशंस हैं दैट मीन्स सॉरी नॉट 6 ऑब्जर्वेशंस मुझे फ्रीक्वेंसी यानी 20 प्लस 1/2 करना होगा 20 ऑब्जर्वेशंस आर देयर तो ये मुझे मिलेगा 10.5 अब 10.5 यहाँ इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हम वेरीफाई करेंगे तो मुझे मिलेगा इस वाली फ्रीक्वेंसी में 10.5 लाई करता है दैट मीन्स व्हाट मीडियन मेरा क्या हो जाएगा मीडियन 7 हो जाएगा देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू 7 अब आप ऑप्शन चेक करो कौन सा ऑप्शन है मीडियन के लिए यहां पे मुझे मिलेगा डी ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन 38 number question geometric mean is better than other means when the data are positive as well as negative when the data are in ratio or percentage when the data are binary when the data are on interval scale तो यहां पे होगा ऑप्शन बी 38 ऑप्शन बी 39 कैलकुलेट मीडियन वैल्यू फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फिर से आपको क्या करना है 39 में मीडियन वैल्यू कैलकुलेट करनी है अब 39 देखो कंटिन्यूअस सीरीज है ना 10 to 15 15 to 20 20 to 25 25 to 30 एंड 30 to 35 यही दिया हुआ है और 53322 फ्रीक्वेंसी ठीक है आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लो सिंपली 5 8 11 13 15 ये मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई अब मैं क्या करूंगी मुझे यहां पर मैं ना मीडियन की जो वैल्यू निकालूंगी वो ऐसे n/2 करके निकालूंगी तो n/2 यानी कितना 15/2 which is 7.5th टर्म राइट तो अब मुझे ये 7.5th टर्म कहां मिलेगा तो मुझे वो मिलेगा इस वाली क्लास फ्रीक्वेंसी में 7.5th टर्म मिलेगा नाउ आई विल पुट द फॉर्मूला ठीक है ना मैं यहां पे फॉर्मूला पुट करूंगी क्या फॉर्मूला है मीडियन के लिए L प्लस n/2 माइनस CFP है ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इनटू I इज व्हाट क्लास विद है ना गैप बिटवीन द इंटरवल तो L लोअर लिमिट मुझे क्या मिलेगी यहां पर मेरी लोअर लिमिट क्या होगी 15 है ना लोअर लिमिट ऑफ द क्लास
15, n/2 तो मैंने देख ही लिया 7.5 है, एंड CFP इज 8, सॉरी नॉट 8, इट इज 5. CFP यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रेसिडिंग क्लास, तो 5, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इज 3. फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इज 3 एंड इनटू I यानी कि गैप बिटवीन इंटरवल विच इज 5. सो 15 प्लस ये हो जाएगा 2.5 इंटू 5, ठीक है, तो दैट विल बी 12.5 अपॉन 3. सो इट इज 15 प्लस 12.5 अपॉन 3 करेंगे तो कितना मिलेगा मुझे, 4.167. तो इट इज 19.167. इट इज 19.167. अब आप ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन में आपको क्या मिल रहा है, 19.167 इज ऑप्शन बी. It is option B. Now next question, if the coefficient of correlation between x and y is 0.42 and covariance is 30 and the variance of y is 16, the standard deviation of x will be. 40 number question, the standard deviation of x will be. R is given as 0.42. R is given as 0.42. Covariance of x and y is equal to 30. And variance of y is given as 16. That means standard deviation of y is equal to 4. Right? एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x हमें डिटरमाइन करना है, तो मुझे पता है कि r इज इक्वल टू क्या होता है, कोवेरियंस ऑफ x एंड y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y. तो मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, कोवेरियंस ऑफ x, यहाँ पे मुझे r की वैल्यू पुट कर सकती हूँ मैं यहाँ पे 0.42 एंड कोवेरियंस ऑफ x की वैल्यू है 30. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x नहीं गिवन है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y 4 है. नाउ तो मुझे क्या मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज इक्वल टू 30 अपॉन 0.42 इंटू 4. राइट, तो मुझे मिलेगा, इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं, 30 अपॉन 4 आता है 7.5 एंड अगेन इफ आई डिवाइड इट बाय 4.2 इट विल कम एज 17.857. 17.857. राइट. सो अब अगर मैं ऑप्शन चेक करूं तो ऑप्शन में मुझे ना कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग दिया हुआ है. आपको इसमें वरी करने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि हमने फॉर्मूला पुट करके निकाला है. तो अगर फिर भी आंसर मैच नहीं हो रहा, दैट मीन्स आंसर इज रॉन्ग. 41 में भी आंसर क्या, क्वेश्चन ही रॉन्ग है. आप देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज गिवन एज 4. फिर ये 0.48 क्या है ये हमें नहीं बताया गया है. 0.48 बस दे दिया है, बट इसका ये किस चीज की वैल्यू है ये हमें नहीं गिवन है. यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है आई गेस, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे. 41 नंबर क्वेश्चन को हम रॉन्ग ही कंसिडर करेंगे कि 41 नंबर क्वेश्चन इज गिवन एज रॉन्ग. ठीक है ना. 42 देख लेते हैं हम. 42 में क्या दिया हुआ है, if the regression equation of two variables are these, the mean value of x, y, coefficient of correlation between x and y are. ठीक है ना. मीन वैल्यू ऑफ x एंड y के लिए हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन निकालते हैं दोनों का. तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है x इज इक्वल टू 0.5y प्लस 10 एंड y इज इक्वल टू 0.2x प्लस 4.6. ठीक है, तो हम इसको पहले तो थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे. तो ये आ जाएगा x माइनस 0.5y इज इक्वल टू 10 या माइनस 10 इज इक्वल टू 0. ठीक है,
और इसको भी फिर हम क्या कर सकते हैं, 0.2x माइनस वाई प्लस 4.6 इज इक्वल टू 0। अब ये दो इक्वेशंस हैं और इन दोनों इक्वेशंस में हम क्या करेंगे, वैल्यू इंटरचेंज करेंगे, यानी यहाँ पे मुझे 0.2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे 1 से। अब मुझे नया इक्वेशन क्या मिलेगा, 0.2x माइनस ये हो जाएगा 0.2 इंटू 0.5, 0.1 यानी 0.1 है तो 0.1y, ठीक है ना, ये हो जाएगा 0.1y माइनस 0.2 इंटू 10 विच कम्स एज 2, और यहां पे फिर हम करेंगे 0.2x माइनस y प्लस 4.6 इज इक्वल टू 0। बोथ साइड इट इज सेम, ठीक है ना। अब आप इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस। अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, y माइनस ये मुझे मिल जाएगा 0.9y और ये मुझे मिलेगा माइनस 6.6। Yes, it is minus 6.6 is equal to 0. So y is equal to 6.6 upon 0.9. 6.6 upon